हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्वती प्रसाद आप लोगों का वेलकम करती हूँ पार्थ एकेडमी के चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का पार्ट 4, जो ऑलरेडी हमने पार्ट 3 तक हमने अपलोड कर चुका है। ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सेल के ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं और उन ऑर्गेनेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो हमारा सेल के स्ट्रक्चर्स है दोनों, ये है हमारा प्लांट सेल जिसमें होता है सेल वॉल और होता है हमारा ये वैक्यूल्स जो कि लार्जर होता है देन एनिमल सेल्स। ऐसे कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस थे। ठीक है, 3 डिफरेंसेस मेजर हमने देखे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के। पहला था कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। दूसरा, वैक्यूल प्लांट सेल के बड़े होते हैं वेराज एनिमल सेल के बहुत छोटे होते हैं। और जो प्लास्टिड्स होते हैं या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। तो ये डिफरेंसेस हमने देखे थे लास्ट टाइम, और सेल क्या क्या होता है डेफिनेशन देखा था, हर एक चीज उसके अंदर की देखी थी। अब सेल के अंदर के एक एक ऑर्गेनेल को पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 ऑर्गेनेल्स को। पहला है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बिल्कुल न्यूक्लियस से लग कर जो है शुरू होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड देन ये आपका गोल्गी एपरेटस है। सिमिलरली यहाँ पर ये इन एनिमल सेल ये जो है येलो वाला पोर्शन, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये जो है ये गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे, ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स जो है ये राइबोसोम के हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स को या 3 ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स को हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो जो पार्ट ऑफ सेल है, ये जो हमारा सेल है इसके बीच में यानी इसके अंदर, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी पोर्शन है, जो हम इस पोर्शन की बात करें, सी यहाँ हमारा न्यूक्लियस एनवेलप है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। येलो वाला बॉर्डर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो कुछ भी अवेलेबल है उसको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं और इसी को हम सेल के पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एनवेलप के बीच में, जो कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जिस पोर्शन को साइटोप्लाज्म हम कहते हैं उसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। यहाँ हम साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को साइटोसोल भी कहते हैं। तो अगर बीच में कहीं पर साइटोसोल लिखा हो तो प्लीज उसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इधर मेंशन किया हुआ है कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड, यानी कि जो फ्लूइड सब्सटेंस हमारा साइटोप्लाज्म जिसका बना हुआ है उसको हम कहते हैं साइटोसोल, कंटेनिंग वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है वही हम देखेंगे। और उसके अलावा क्या कंसिस्ट करता है ये साइटोसोल? कुछ इंक्लूजन्स, जैसे कि इंसोल्यूबल वेस्ट हो सकता है, कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट जैसे कि स्टार्च हो सकता है, लिपिड हो सकता है, वाइटामिन हो सकते हैं, कुछ भी, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है साइटोसोल में। ठीक है, तो जो केमिकली जो साइटोप्लाज्म का ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कैसा होता है? उसमें 90% वाटर होता है, फ्लूइड है ना, तो 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज एक्सेट्रा, देन लिपिड्स होता है जो कि 2% के अंदर ही आएगा, एंड देन 1% इनऑर्गेनिक मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है साइटोप्लाज्म का, ये इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं हम, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इसका। अ सेल हैज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सी, सेल को बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करना है, देन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, देन एनर्जी पैकेट्स को बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक चीज को ये करना पड़ता है सेल को, ये सारे काम करना पड़ता है सेल को। तो ये कैसे करेगा सेल? तो ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के हेल्प से करेगा। जैसे कि हमने देखा जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड बॉडीज हैं वो है सेल ऑर्गेनेल्स, इनके हेल्प से करेगा, राइट। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो काफी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साइटोसोल में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और इनसे ही सेल का लिविंग पार्ट तैयार होता है। ठीक है, जो कि सेल का स्ट्रक्चर, शेप एक्सेट्रा को डिफाइन करता है, फंक्शन की ये सेल फूड डाइजेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है एक्सेट्रा, जो भी फंक्शन है। जैसे आरबीसीज होते हैं, तो आरबीसीज में जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होगी। कोई तो ऐसी रीजन होगी उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनेल का प्रेजेंस या एब्सेंस सेल का फंक्शन, शेप और स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, या डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करता है सेल्स को, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा सबसे पहला जो ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स बस इतना याद रखना, इसको याद रखिए कि ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के सिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। तो इसमें होते हैं हमारे पास दो पार्ट्स, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले ये समझते हैं कि इस ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सी, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द इट इज एब्सेंट इन ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, जितने भी प्रिमिटिव सेल्स है, जिसका हमने कहा था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगा डेफिनेटली, ठीक है। और साथ ही आरबीसीज में भी ये प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि आरबीसीज का काम नहीं है कि वो प्रोटीन या विटामिन या सॉरी प्रोटीन या लिपिड्स को सिंथेसाइज करे, तो इसके लिए आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो होता है तीन फॉर्म होता है, तीनों फॉर्म में आपको बता देती हूँ। सी, यहाँ पर यहाँ पे जो हमारा सेल है, ये सेल में आप देख सकते हो, यहाँ से ये येलो पार्ट, यहाँ जो न्यूक्लियस का एनवलप है, यहाँ से लेके पूरा सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप देखो, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज किया हुआ है, आप देखोगे ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो पूरा पिंक पोर्शन है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कोई जगह होगी ना जहां प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस का पोर्शन है, ये जो हमारा डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डॉट्स क्या है? ये डॉट्स है राइबोसोम्स के। ये इनके जो ऑर्गेनेल का जो एनवेलप है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स इसलिए अटैच्ड होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जितने भी ये डॉट्स है ना, ये राइबोसोम्स है, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जिसमें जो पोर्शन में ये डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, यानी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सिस्टर्न, ये जो आपका ये फोल्डिंग्स दिख रहा है, ये लंबा लंबा फोल्डिंग्स, ये फोल्डिंग्स है सिस्टर्न। ये सिस्टर्न में होता है सिंथेसिस। ये होता है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स होता है जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है। और ये होता है ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स, यानी कि जो भी प्रोटीन लिपिड जो भी सिंथेसिस होगा इन जगहों पर, यहाँ से ये वेसिकल बड आउट होके, यानी कि एक छोटी से बड के फॉर्म में ये सेपरेट होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, और ये जाएंगे गोल्गी एपरेटस के पास, जहां पे ये गोल्गी एपरेटस में मॉडिफाई होंगे एंड देन सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इनके तीन पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टर्न जहां पे सिक्रीशन होगा, ट्यूब्यूल्स जहां पे सिक्रीशन होगा, एंड वेसिकल्स, यानी जो सिक्रीशन हुआ उसको ये ट्रांसपोर्ट करेंगे टिल गोल्गी एपरेटस, ये वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। नाउ अब ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये तीन पार्ट्स है, सिस्टर्न है, क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स जहां पे सिक्रीशन होगा, वेसिकल्स जो ट्रांसपोर्टिंग बॉडी होगा, और जो ट्यूब्यूल्स है अगेन यहाँ पे भी सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इनका फंक्शन देखिए, ये क्या करते हैं? इट फॉर्म्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। सी, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वेसिकल्स है विद इन सेल्स, ये क्या हो रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना, और विद इन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तैयार होता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? इट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड को सिंथेसाइज करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो ये करता है विद हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, जो कि उनके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर। देन स्टूडेंट ये देख लो एक बार, ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर या नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से ये वेसिकल मूव होके आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? मॉडिफाई करता है, प्रॉपरली पैकेज करता है, और उसको अगेन ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। इसे इसके अंदर के जो प्रोटीन्स है उसे, या लिपिड्स है जो सिक्रीशन है, उसको बाहर रिलीज कर देता है इनटू आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है।
नाउ देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हम पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्गी apparatus भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। इसे हमने जिसने इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था उसका नाम है कैमिलो गोल्गी। इन्होंने 1898 में इसे डिस्कवर किया है और ये हर एक यूकैरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। यस डेफिनेटली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं, कैरी बैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसको वेसिकल्स कहते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो काफी सेट है उसका, हमने अभी देखा ये सारा, ये दिस आर द सेट ऑफ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। ठीक है, तो इसको हमने ये डिफाइन कर दिया है कि ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स है। देन वैक्यूल्स एंड आर फ्लैटेंड सिस्टर्न है। तो पहली चीज तो वेसिकल्स है, वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स यानी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड फ्लैटेंड सिस्टर्न भी प्रेजेंट है, जो लॉन्ग फोल्डिंग्स होते हैं। ये जो हमारा ये लॉन्ग फोल्डिंग्स है इसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें गोल्गी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। देन आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन क्या करता है ये, इट इज नोन एज पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल। तो ये क्या करेगा, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा या लिपिड को सिंथेसाइज करेगा, उसको वेसिकल के थ्रू गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक भेज देता है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसे मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, ये उसका काम होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, और डिस्पैच कर देता है। तो इसीलिए इसको पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट कहा जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स को ये सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, सेल प्लेट को फॉर्म करता है। स्टूडेंट सेल प्लेट क्या है, सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, जिसमें माइटोसिस वगैरह आपने पढ़ा है, माइटोसिस मियोसिस। तो सेल डिवीजन जब होता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद होता है सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका डिवीजन। तो कुछ सेल्स में ऐसा होता है कि पहले सेल प्लेट डेवलप होता है बिटवीन दी टू न्यूक्लियस, और फिर वो एक्सटेंड होता है अप टू सेल मेम्ब्रेन और सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर है या वो जो प्रोसेस है सेल प्लेट डेवलप करने का, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके फॉर्मेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स जो होता है सभी जगह प्रेजेंट है, यानी प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। राइबोसोम डेंस होता है, स्पेरिकल होता है, ग्रैन्युलर पार्टिकल यानी छोटे छोटे दाने जैसा पार्टिकल होता है, जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म में पूरी फैला होता है, और कभी कभी वो हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच दिखेगा। फिर केमिकली राइबोसोम के पास सी आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके पास खुद का आरएनए है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनेल के पास खुद का आरएनए है, तो ये राइबोसोम है। ठीक है, एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी कुछ चीज मिलेगी, वो आप याद करना, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट इसमें। तो इसका खुद का आरएनए है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो इन्हीं का यही इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है राइबोसोम का, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स के दो टाइप्स होते हैं, एक 70S और एक 80S। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप्स है, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ये दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S और एक 80S यूनिट्स होता है। ठीक है, देन राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो इट इज ऑल्सो known as प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो इसको हम लोग देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था तो बिना राइबोसोम के नहीं होगा। तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों स्ट्रक्चर, तीनों सेल ऑर्गेनेल समझ आ गए होंगे। और अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसमें श्योरली हेल्प कर दूंगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि फेसबुक पे, देन इंस्टाग्राम पे, देन प्ले स्टोर पे भी हम अवेलेबल हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां से आप लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।